हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो कि मेटाफेज होती है। तो प्रोफेज को रिवाइज करते हैं पहले अपन। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस स्टार्ट किया था और माइटोसिस में हमने सबसे पहला फेज पढ़ा था प्रोफेज। देखिए, माइटोसिस का मेन एम जो होता है ये होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। जब माइटोकाइनेसिस पूरा हो जब कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाता है, जब माइटोसिस पूरा हो जाता है तो साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब सेल का डिवीजन होता है। माइटोसिस में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे सबसे पहली है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। प्रोफेज के बारे में जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज करते हैं। प्रोफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला आता है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इस स्टेज को स्पाइरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज को स्पाइरलाइजेशन कहते हैं। पर यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, मतलब उसके एंड्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनको हम क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर ये हो गया अर्ली प्रोफेज वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है मिड प्रोफेज वाला पार्ट। तो मिड प्रोफेज में हमने देखा था सेंट्रियोल का जो मूवमेंट होता है वो ऑपोजिट एंड की तरफ होता है। सेंट्रियोल का मूवमेंट जो होता है वो ऑपोजिट एंड की तरफ होता है और छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम एस्टर रेस कहते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर आपको ध्यान होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट आता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी डिसअपियर हो जाती है। यानी प्रोफेज में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आखिरी तक दिखने लगता है। मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल जो होते हैं ये दोनों ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो चुका रहता है जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन चुके होते हैं और क्रोमोसोम भी बन चुके होते हैं। पर क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इरेगुलर मैनर में होता है। मतलब प्रोफेज के आखिरी तक आते आते क्रोमोसोम मैक्सिमम काफी हद तक अच्छे से दिखने लगते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम फैले हुए होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्रोमोसोम्स फैले हुए रहते हैं, मतलब मूवमेंट इनका स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल लास्ट की स्टेज बता रहे हैं जब एक्चुअल में जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डिस्पर्स मैनर में है। एक्चुअली में और ज्यादा थोड़ा सा अगर देखें, क्लियरली देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है, पर यहाँ पे क्लियर मैनर में नहीं दिखते हैं। यहाँ पे क्लियर मैनर में नहीं दिखते हैं, इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ते हैं मेटाफेज के बारे में। नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं मेटाफेज के बारे में। और मेटाफेज में अब यहां से मेन चेंजेस तो जो सेल में देखने मिलते हैं वो यहां पे हम स्टडी करते हैं। तो मेटाफेज की स्टेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर पे आके अरेंज होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर पे आके अरेंज होने लगते हैं। तो मेटाफेज में पहला एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इस स्टेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा था वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो पहला पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज कंप्लीटेड। कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर पे आके अरेंज होने लगते हैं। पर यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं
जैसे अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये एक क्रोमेटिड कहलाएगा, ये सिंगल क्रोमेटिड कहलाएगा। और इस स्टेज में यानी मेटाफेज स्टेज में दो क्रोमेटिड होते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं। एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड, अलग अलग होंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम्स appear to be consist of two chromatids held together by centromere। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें ये देखने मिलता है कि वो दो क्रोमेटिड्स को कंसिस्ट करते हैं, और अगर बेटर हम इसको यूज करें कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड जो है ये एक जैसे होते हैं तो इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं, और इनके बीच में सेंट्रोमियर होता है। एक्चुअली ये काफी कॉम्पैक्ट मैनर में अरेंज होते हैं, काफी क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स तो बन चुके थे, ठीक है, तो हम प्रोफेज की स्टेज को यहाँ पे अभी फिलहाल शो कर रहे हैं कि प्रोफेज की स्टेज में सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुका है और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक, तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ये प्रोफेज में हमने देखा था। अब क्रोमोसोम्स का यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स बिल्कुल बीचों बीच अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर अरेंज at equator। Such process is known as congregation और मेटाकाइनेसिस। क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो रहे हैं और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो इक्वेटर पे अरेंज हो रहे हैं आके, इसको हम कहते हैं मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल बीचों बीच आके अरेंज हो रहे हैं और ये आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। क्रोमेटिड्स जो हैं ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पर ये आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, ये आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये हम देखते हैं मेटाफेज की स्टेज में जो प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके अलावा मेटाफेज की स्टेज में हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट दिस स्टेज। और इस स्टेज में मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हम यहाँ पे शेप की स्टडी नहीं करते। शेप की स्टडी जो होती है वो एनाफेज स्टेज में होती है, पर यहाँ पे फिर भी जो मॉर्फोलॉजी टर्म यूज किया है, तो मॉर्फोलॉजी के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम,
एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम अगर चाहें तो मॉर्फोलॉजी इस स्टेज में स्टडी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा शेप ऑफ क्रोमोसोम इसमें स्टडी नहीं करते। शेप ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज की स्टेज में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे एक होता है कंटिन्यूअस फाइबर। मतलब इस स्टेज में कुछ फाइबर्स भी बनते हैं, और ये फाइबर्स जैसे कंटिन्यूअस फाइबर में एक फाइबर कुछ इस तरह से हमें निकलता हुआ दिखता है, जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ मूव करता हुआ जाता है, ठीक है। ये है कंटिन्यूअस फाइबर, मतलब इट ओरिजिनेट फ्रॉम वन एंड एंड रीच टू अदर एंड। ये हो गया कंटिन्यूअस फाइबर। सेकेंड आता है डिसकंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस फाइबर एक एंड से तो निकलता है पर दूसरे एंड पे नहीं पहुंच पाता। but does not reach to other end। ठीक है, तो ये है मेटाफेज की स्टेज। मेटाफेज की स्टेज में ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स और हैं, पहले हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोफेज के बाद, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनल वाला स्ट्रक्चर है वो सब डिसअपियर हो चुका है, तो अब स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का मेटाफेज स्टेज में दिखता है। क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन पूरी तरह से पूरा हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि किस स्टेज में आके कंडेंसेशन पूरा होता है, तो आंसर है मेटाफेज। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं ये इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखने लगते हैं, और ये एक्चुअली एक क्रोमेटिड कहलाता है। तो ये दो क्रोमेटिड्स हैं, ये दो क्रोमेटिड एक जैसे हैं, तो हमने इसके लिए सिस्टर क्रोमेटिड टर्म यूज किया। और ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटर, बिल्कुल बीचों बीच आके अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स। और अरेंज होने के बाद इस प्रोसेस को जब ये मूव करते रहते हैं, सेंटर की तरफ आते रहते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, इसे अपन कहते हैं कांग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर पे आके अरेंज हो गए, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखता है। ये जो अरेंजमेंट है ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, तो इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट मतलब जब क्रोमोसोम सेंटर पे आके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में हमें अरेंजमेंट दिखता है, ये भी हम लिखते हैं इसके बारे में। इस स्टेज में मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं। इस स्टेज में मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम। शेप नहीं करते, शेप एनाफेज वाले पार्ट में स्टडी करते हैं। कुछ फाइबर्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जैसे कंटिन्यूअस फाइबर जो एक एंड से निकलते हैं दूसरे एंड तक जाते हैं, और दूसरा डिसकंटिन्यूअस फाइबर जो एक एंड से निकलते तो हैं पर वो कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं ये नहीं समझ में आता, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफेज स्टेज में जो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटर and forms plate like structure। इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अच्छा, यहां पे
ये जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन पूरा हो चुका था प्रोफेज स्टेज में, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर में जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो स्पिंडल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 93 से 95% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन का परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन भी होता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, उसको ध्यान करें अगर, तो जैसे ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम सेंटर वाले पार्ट से, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से अपन ने शो किए हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, एक्चुअल में देखिए सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ये हमने रेड पेन से काइनेटोकोर शो किया है। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये इस काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, ये काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़े हैं। काइनेटोकोर आपको ध्यान होगा ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना रहता है, जो सेंट्रोमियर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है यहाँ पे काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं। काइनेटोकोर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, काइनेटोकोर पार्ट जो होता है क्रोमोसोम का, उससे स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट देखा जाता है। तो ये हो गया मेटाफेज के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज और कि अब अगर स्पिंडल फाइबर में कुछ चेंज आता है, तो वो चेंज काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होगा। स्पिंडल फाइबर्स में अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़ा होगा, काइनेटोकोर वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और स्पेसिफिक फाइबर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इंटरजोनल फाइबर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पर वो प्रॉपरली डेवलप एनाफेज की स्टेज में होते हैं। इंटरजोनल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट्स। ठीक है, इंटरजोनल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, पर वो एक्चुअल डेवलपमेंट उसका देखा जाए तो वो अगली स्टेज में होता है। इंटरजोनल फाइबर्स एक्चुअली कहां पे होते हैं, जैसे ये एक क्रोमोसोम और इसी के साथ दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जब मेटाफेज स्टेज एंड होने वाली होती है, तो यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर्स का लास्ट में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये फाइबर्स इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में होते हैं, कुछ इस तरह से। ये दो क्रोमोसोम्स के बीच में होते हैं इंटरजोनल फाइबर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रॉपर डेवलपमेंट देखा जाए इसका, तो प्रॉपरली डेवलप ये एनाफेज स्टेज में ही होते हैं। मेन ये एनाफेज स्टेज के फाइबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जब मेटाफेज खत्म होने वाला रहता है, तब इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया मेटाफेज के बारे में। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं।
क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज होते हैं इक्वेटर पे, मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पिंडल फाइबर में 93 to 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है, और कुछ अमाउंट में एक्टिन और मायोसिन भी होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच रहते हैं क्रोमोसोम की, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा, पहले हमने पढ़ा था प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज स्टेज में हमने देखा कि किस तरह से कंडेंसेशन मटेरियल का होता है, क्रोमैटिन मटेरियल का, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, पर क्रोमोसोम वहां पे क्लियरली विजिबल नहीं होते, सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुका होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल्स, ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं, एस्टर एज का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होने लगते हैं, दो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड से बने हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, सेंट्रोमियर वाले पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे प्रोफेज स्टेज में, यहाँ पे उनमें प्रोटीन का कंटेंट जो देखा जाता है 93 से 95%, ठीक है। यही चीज प्रोफेज के लास्ट क्लास तक देखी जाती है कि स्पिंडल फाइबर में 93 से 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, एक्टिन मायोसिन स्मॉल अमाउंट में होता है। क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे, इसको हम कहते हैं मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सेंटर पे दिखता है इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़े रहते हैं। स्पिंडल फाइबर में होने वाला कोई भी चेंज काइनेटोकोर को अफेक्ट करेगा, काइनेटोकोर को अफेक्ट करेगा। मॉर्फोलॉजी जो क्रोमोसोम की होती है वो इस स्टेज में स्टडी कर सकते हैं। शेप की स्टडी हम एनाफेज वाले पार्ट में करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर डेवलप हो जाते हैं पर वो क्लियरली विजिबल होते हैं एनाफेज की स्टेज में, यानी वहाँ प्रॉपर उसका जो अरेंजमेंट है, प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो एनाफेज स्टेज में ही होता है इंटरजोनल फाइबर्स का, ठीक है। तो ये हमने देखा मेटाफेज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाफेज के बारे में। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। ठीक है, एनाफेज सबसे कम ड्यूरेशन की स्टेज होती है। सबसे कम ड्यूरेशन की यानी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है इसका। अब एनाफेज स्टेज में एक कॉम्प्लेक्स यहां पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। एनाफेज स्टेज में एक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, इसे हम कहते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपीसी। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है और जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा तो इसका जो मेन एक्टिविटी देखी जाती है, ये स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन करता है। एपीसी कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए मेटाफेज की स्टेज में जो हमने देखा था, ये क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेंटर पे था, इक्वेटर पे वो अरेंज थे मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम सेंटर पे थे इस तरह से। ये मेटाफेज स्टेज में हमने देखा था। अब एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में अब क्योंकि एपीसी यहां पे एक्टिवेट हो चुका है और एपीसी के कारण स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब जब स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब ये सिकुड़ गए, ऊपर की तरफ आए और ये वाले स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ आएंगे। और क्योंकि दोनों जगह के स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़े हैं तो पूरा का पूरा प्रेशर काइनेटोकोर वाले पार्ट पे पड़ेगा।
ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी फाइबर्स होते हैं, जैसे जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं। जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं, ये इंटरजोनल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को ऊपर और नीचे की तरफ यानी एक दूसरे से दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, इंटरजोनल फाइबर्स जो होते हैं वो पुश करते हैं क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट एंड की तरफ। और इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पे एक और फाइबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। इन क्रोमोसोमल फाइबर्स और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इनके कारण क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए इसको और क्लियरली समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम, ये मेटाफेज स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये इक्वेटर पे अरेंज है, और यहां पे है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं इस तरह से। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। यहां पे एक कुछ और भी फाइबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये क्रोमोसोमल फाइबर्स जो होते हैं, ये क्रोमोसोम से जुड़े हुए रहते हैं। ये क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़ा रहता है, बाकी क्रोमोसोमल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अच्छा, इसके बीच में भी कुछ फाइबर्स होते हैं, जिसे हमने कहा था इंटरजोनल फाइबर्स। यहां पे इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं। अब ये इंटरजोनल फाइबर्स क्रोमोसोम को पुश करते हैं ऑपोजिट एंड की तरफ, मतलब इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ ये धक्का देंगे। जबकि क्रोमोसोमल फाइबर्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्रोमोसोमल फाइबर्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्रोमोसोमल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये क्रोमोसोम को, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ खींचेगा और इस क्रोमोसोम को ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे पुशिंग और पुलिंग हो रही है। इंटरजोनल फाइबर्स यहाँ पे पुश कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को, और जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं वो पुल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स push chromosomes towards opposite ends। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स pull chromosomes towards one end। ठीक है, मतलब यहां वाले क्रोमोसोमल फाइबर इस एंड की तरफ खींचेंगे और यहां वाले क्रोमोसोमल फाइबर्स इस एंड की तरफ खींचेंगे। तो ये मूवमेंट देखा जाता है एनाफेज के दौरान। अच्छा, जब ये मूवमेंट होता है तो यहाँ पे अब क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंट्रोमियर वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। ठीक है, हालांकि बुक्स में जो डायग्राम बना रहता है उसमें अलग अलग सेंट्रोमियर होता है, पर ये जो क्रोमोसोम होता है ये काफी क्लोज कांटेक्ट में सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट होते हैं। लगभग जो सेंट्रोमियर होते हैं वो होते अलग अलग हैं, पर उनका अटैचमेंट एक साथ ही देखा जाता है। तो जब ये क्रोमोसोम्स पुल करते हैं और जोनल फाइबर्स पुश करते हैं, तो पूरा का पूरा प्रेशर जो होता है वो काइनेटोकोर पे पड़ता है। इसको यूं समझिए आप कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये सेंट्रोमियर है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक, मैं सिंपल तरीके से बिल्कुल बता रहा हूं कि सेंट्रोमियर दोनों के पास पास ही होते हैं। यहां पे तो हमने अलग अलग शो कर दिया है कि अलग अलग होता है। डायग्राम बुक में देखेंगे तो क्रोमोसोम जुड़े हुए मिलेंगे आपको, सेंट्रोमियर वहां पे अलग से मेंशन होता हुआ दिखेगा, पर वो सेंट्रोमियर काफी क्लोज मैनर में अरेंज होते हैं। ये सेंट्रोमियर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर काफी क्लोज कॉन्टेक्ट में। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जो फाइबर्स हैं वो अलग इसको ऊपर और नीचे की तरफ खींच रहे हैं, पूरा का पूरा प्रेशर काइनेटोकोर पे पड़ेगा। तो फाइनली क्या होगा, काइनेटोकोर पे पड़ने वाला प्रेशर सेंट्रोमियर को
लेंथ वाइज स्प्लिट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ वाइज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां पे लेंथ वाइज स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, और ये अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। अब क्योंकि यहां पे स्प्लिटिंग हो चुकी है, पहले ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज थे। ठीक है, पहले ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज थे, और क्योंकि क्रोमोसोमल फाइबर ने उनको नीचे खींचा, इंटरजोनल फाइबर ने ऑपोजिट एंड की तरफ धकेला, और क्रोमोसोम सेंट्रोमियर बीच से टूट गया। तो सेंट्रोमियर जब टूट जाएगा तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट तो हो ही रहा था, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर कुछ इस तरह से अब क्रोमैटिड्स को होल्ड करता हुआ दिखता है। ये क्रोमोसोम, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे यहां पे भी होगा। इस तरह से क्रोमोसोम्स यहां पे अरेंज होते हुए दिखते हैं, और ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ऐसे ही अरेंजमेंट यहां भी देखने मिलता है इस तरह से। मतलब कुल मिला के देखिए, यहां पे क्रोमोसोम्स थे, यहां पे ये बीच से अब टूट गया, तो बीच से टूटने के बाद ये एक सेंट्रोमियर हो गया, और सेंट्रोमियर के ये दोनों आर्म्स जो क्रोमैटिड के होती हैं, तो ये दोनों आर्म्स एक साथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, बीच से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, और ऊपर की तरफ तो मूवमेंट हो ही रहा था, तो आधा पार्ट ऊपर चला गया, आधा पार्ट नीचे चला गया। तो अब क्रोमोसोम का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम एनाफेज के दौरान पढ़ते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में शेप ऑफ क्रोमोसोम हम स्टडी कर सकते हैं। शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप भी कौन कौन से जो हमने पढ़े थे, वी, जे, आई, एल, ये सारे शेप। कैन बी स्टडीड। तो ये होता है एनाफेज की स्टेज में। एनाफेज में हमें फाइनली जो सेल होती है इस तरह की दिखती है। ठीक है, कुछ समय पहले 2 या 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा फाइबर्स का, और कॉन्ट्रैक्शन अगर फाइबर्स का नहीं हो रहा है तो जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है जनरली, वो स्प्लिटिंग नहीं होगी। यानी उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो क्रोमोसोम क्योंकि सेंटर पे अरेंज हो चुके हैं, सिर्फ उनका साइज बढ़ता जाएगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो 2 न्यूक्लियस नहीं बनेंगे, 2 न्यूक्लियस नहीं बनेंगे तो सेल का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर इनएक्टिव है, एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा, जिसके कारण हो सकता है कि पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखी जाए। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन मतलब जब एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ता जाता है, डबल होता जाता है, और उसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि अगर एपीसी एक्टिवेट नहीं हुआ तो सेल का डिवीजन फिर नहीं होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा, क्रोमैटिड्स आपस में जो प्रेजेंट रहते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। चलिए, हमने देखा एनाफेज स्टेज में होने वाले चेंजेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो लास्ट स्टेज होती है, टीलोफेज। टीलोफेज माइटोसिस की लास्ट स्टेज है, और इसमें जो होने वाले चेंजेस हैं, जो प्रोफेज में चेंजेस होते हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेक्स प्लेस, यहां पे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स
ऑकर्स और टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन होने लगता है और क्रोमोसोम्स जो है ये वापस क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में अरेंज होने लगते हैं। देखिए अभी हमने देखा था एनाफेज की स्टेज में क्या हो रहा था। एनाफेज स्टेज में हमारी सेल जो थी ये इस तरह की थी, यहाँ पे सेंट्रियोल, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स और यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम्स हमने देखे। ये हमने एनाफेज की कंडीशन में देखा। ठीक है, अब टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में ये जो क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स कहना चाहिए, ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक एंड पे आके अरेंज हो रहे हैं, इनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का हमें दिखता है, जैसे ये स्पिंडल फाइबर्स, और यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल रहा था। ठीक है, तो अब यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि ये पूरा जेनेटिक मटेरियल उस मेम्ब्रेन के अंदर इकट्ठा होने लगता है और सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बाहर की तरफ हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑकर्स। यहां पे न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और या न्यूक्लियोलस, मतलब जो भी चीजें प्रोफेज में गायब हो रही थी वो सारी चीजें यहां पे वापस आने लगती हैं। अब प्रोफेज में हमने देखा था, जब मिड प्रोफेज था तो वहां पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। स्पिंडल फाइबर्स के साथ साथ एस्टर रेज भी बन रही थी। यहाँ पे एस्टर रेज जो होती है डिसअपियर हो जाती है। फिर सेंट्रियोल जो था, सेंट्रियोल का मूवमेंट एक जगह तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पे आके फिक्स हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है तो ये सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे बन रही है तो सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ सेंट्रियोल अरेंज हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जो बन रहे थे, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब फाइनली टीलोफेज में आके अब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस का डिवीजन यहां पे आके पूरा हो गया, मतलब यहां तक हमने अब देखा कैरियोकाइनेसिस पूरा हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा भी प्रोफेज में सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, तो यहां पे वापस फिर से आ जाती हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स अपीयर या इसका फॉर्मेशन फिर से होने लगता है। तो टीलोफेज को मिला के प्रोफेज का जस्ट ऑपोजिट है। प्रोफेज में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, टीलोफेज में उसका रिवर्स होता है। कंडेंसेशन वहां पे हो रहा था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन वापस। अच्छा, वहां पे क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम्स के डीकंडेंसेशन से क्या होगा,
क्रोमोसोम्स का जब डीकंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल का फॉर्मेशन फिर से होने लगता है। इट रिजल्ट्स इन क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्मेशन। ठीक है, एस्टर एज डिसअपियर हो जाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स जो वहां पे बन रहे थे यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और सेल ऑर्गेनेल्स वापस फिर से डेवलप होने लगते हैं। तो अब हमने देखा कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको माइटोटिक डिवीजन पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 200 सेल्स का फॉर्मेशन होना है, फॉर एग्जांपल अगर 200 सेल्स का फॉर्मेशन होना है तो 200 सेल्स के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन्स चाहिए पड़ेंगे। अगर 200 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए पड़ेंगे। तो इसको सिंपल एक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, n-1। ठीक है, बिल्कुल उसको आधा मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है तो आधे हो जाएंगे, 100 डिवीजन इसके लिए होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, n-1 फॉर्मूला लगता है क्योंकि एक सेल जो होती है वो दो में तो कन्वर्ट हो जाती है पर अगली सेल फिर से डिवाइड होती है, तो कुल मिला के एक सेल का ही एक्चुअली फॉर्मेशन माना जाता है। तो इसमें फॉर्मूला जब हम रखेंगे इसको तो ये आएगा 199, यानी 199 माइटोटिक डिवीजन्स चाहिए 200 डिवीजन 200 न्यू सेल्स बनाने के लिए, अगर माइटोसिस के बारे में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। और अगर जनरेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन, मान लीजिए जनरेशन पूछी गई है कि कितनी जनरेशन रिक्वायर्ड होंगी, तो जनरेशन के हिसाब से 2 की पावर n ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इन केस ऑफ जनरेशंस तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन शो करता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब इन दोनों पैटर्न पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस वक्त मियोसिस भी हो जाएगा, तो मियोसिस और माइटोसिस जो होगा दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि माइटोटिक डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला होता है n-1, और अगर जनरेशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो 2 की पावर n वहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अभी हमने देखा टीलोफेज किस तरह से पूरा हुआ। टीलोफेज के आखिरी में सेल के पास 2 न्यूक्लियस अब प्रेजेंट है। अब इस सेल का डिवीजन किस तरह से होता है ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को व्हाइटमैन ने बताया था। ठीक है, साइटोकाइनेसिस को व्हाइटमैन साइंटिस्ट है ये, इन्होंने बताया था। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये डिवीजन प्लांट्स और एनिमल्स के केस में अलग अलग होता है। देखिए, टीलोफेज तक तो सारी प्लांट्स और एनिमल सेल में सारी सेल्स के लिए कॉमन है कि टीलोफेज हो रहा है, और टीलोफेज के बाद 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल्स के लिए। एनिमल सेल्स के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज सेल क्लीवेज और सेल फरो। ये एनिमल्स के केस में देखा जाता है, एनिमल सेल के केस में देखा जाता है सेल क्लीवेज और सेल फरो। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है ये हम देखते हैं। पहले मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक एनिमल सेल है, और टीलोफेज के बाद इस सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, और अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है इस तरह से। टीलोफेज के बाद अब ये सेल एनिमल सेल इस कंडीशन में। अब इसमें होता क्या है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट कह सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हैं, दोनों के कारण ही होता है। मेनली जो पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट मतलब जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इनका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट कॉजेस
फॉर्मेशन ऑफ फरो। ठीक है, फरो मतलब एक छोटी सी खांच बनती है, खांच मतलब एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है अंदर की तरफ। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट causes development of furrow in plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो डेवलप होता है, दोनों तरफ से। ये फरो यहां पे बन रहा है और यही यहां पे भी हम देखते हैं। ठीक है, ये फरो डेवलप हुआ, इट मूव टूवर्ड्स सेंटर। ये सेंटर की तरफ मूव होगा, इसे हम सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फरो अब फाइनली मूव करता जा रहा है अंदर की तरफ। ये आगे बढ़ा, यहां से भी आगे बढ़ेगा, और जैसे ही दोनों एंड्स मिलेंगे फरो के, फाइनली सेल वहां से डिवाइड हो जाएगी। यहां से सेल डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने के बाद ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से। तो फाइनली जो एक प्लांट सेल थी, अब वो एक जो एनिमल सेल थी वो दो एनिमल सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फरो मूव टुवर्ड्स सेंटर। It finally divides the cell into two डॉटर सेल्स। ठीक है, ये सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, एक फरो डेवलप हुआ, अंदर की तरफ मूव किया, क्योंकि डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो इसे हम सेंट्रीपिटल कहेंगे। और जैसे ये दोनों तरफ का जो फरो था जो डेवलप हो रहा था सेंटर पे, वो एक दूसरे से मीट करेगा, अगर कांटेक्ट में आएगा तो फाइनली फिर वहां से सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फाइनली सेल दो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई। तो ये होता है एनिमल सेल में। आपको ध्यान ये रखना है कि एनिमल सेल में होने वाला जो मेथड है उसे हम सेल क्लीवेज और सेल फरो मेथड कहते हैं। बस इतना ही जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट सेल में किस तरह से ये डिवीजन होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लांट सेल है, अगर इसमें दो न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको ध्यान होगा जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ रहे थे तो गोल्जी बॉडी में हमने उसका एक फंक्शन डिस्कस किया था कि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और मैंने वहां पे कहा था कि इसको अपन सेल डिवीजन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल वाला पार्ट होता है, जो वेसिकल उसका एक कंपोनेंट था, वो वेसिकल वाला पार्ट यहाँ पे सेंटर में कुछ मटेरियल को डिपॉजिट करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल कंपोनेंट होता है वो सेंटर में कुछ मटेरियल को डिपॉजिट करता है। वेसिकल कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी और यहां पे गोल्जी बॉडी के साथ साथ बहुत स्मॉल अमाउंट में मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भी दिया जाता है। is also deposited by endoplasmic reticulum। ठीक है, वेसिकल कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी डिपॉजिट some material at the central part of cell। तो गोल्जी का वेसिकल कंपोनेंट यहाँ पे मटेरियल को डिपॉजिट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ईआर। ठीक है, ईआर भी यहाँ पे कुछ मटेरियल को डिपॉजिट कर रहा है। अब ये मटेरियल जब इकट्ठा होता जाता है और ये मटेरियल बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा कुछ इस तरह से। दिस मटेरियल get accumulated and then move towards आउटर साइड। मटेरियल जो है ये बाहर की तरफ मूव करेगा और ये जब मटेरियल पूरा बन जाएगा तो ये फाइनली सेल को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा ये जो मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ होगा तो सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ होगा तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, और ये जो मटेरियल यहां पे बना है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है और इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट ऑकर्स। ठीक है, सेल प्लेट का और फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। अच्छा, ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला माना जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट इज कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला। प्रिकर्सर मतलब जो पहले की स्टेज होती है, जैसे हमने इसको कहा प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला, मतलब मिडिल लैमेला का ये प्रिकर्सर है, यानी फ्रेगमोप्लास्ट बाद में मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करेगा। मिडिल लैमेला आपको ध्यान होगा ये जो दो सेल्स होती हैं, दो सेल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उससे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दो सेल्स का अरेंजमेंट है, जैसे एक सेल ये और दूसरी सेल ये है, तो इनके बीच में होता है मिडिल लैमेला, यहाँ मिडिल लैमेला होता है। और अगर यही स्ट्रक्चर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक सेल, ये दूसरी सेल और बीच में ये फ्रेगमोप्लास्ट, मतलब दो सेल को सीमेंटिंग मटेरियल, दो सेल्स के लिए सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो फ्रेगमोप्लास्ट जो है उसको प्रिकर्सर माना जाता है मिडिल लैमेला का।
फ्रेगमोप्लास्ट मिडिल लैमेला का प्रिकर्सर होता है। तो फाइनली फ्रेगमोप्लास्ट मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली ये सेल दो सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए। प्लांट सेल में हमने देखा सेल क्लीवेज मेथड से और सेल फरो मेथड से डेवलपमेंट होता है नए सेल्स का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छोटा सा फरो डेवलप होता है जो कि सेंटर की तरफ मूव करता है, सेंट्रीपिटल उसको अपन कहेंगे क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रहा है, और फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है। प्लांट सेल के केस में सेंटर वाले पार्ट में गोल्जी का जो वेसिकल कंपोनेंट होता है और कुछ अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मटेरियल डिपॉजिट करता है। ये मटेरियल सेंटर में एक्यूमुलेट होता है और बाहर की तरफ मूव करने लगता है। फाइनली फ्रेगमोप्लास्ट यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और सेल प्लेट के कारण, फ्रेगमोप्लास्ट के कारण सेल डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। फ्रेगमोप्लास्ट बाद में मिडिल लैमेला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने आज कंप्लीट किया माइटोसिस पूरा और साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस से जुड़ी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे।